एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें सागिरी अपने पास्ट के बारे में बता रही थी। सागिरी बताती है कि एक बार एक कहानी सुनाने वाले इंसान का गला काटने का आदेश दिया गया था और सागिरी के पिता उस इंसान का गला काटने वाले थे। सागिरी के पिता ने उस कहानी सुनाने वाले इंसान का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन उस इंसान की मौत उसकी कहानी ख़त्म करने के बाद होती है। सागिरी के पिता से उस इंसान के ऊपर कुछ इस तरह से वार किया गया था कि उस इंसान को दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। सागिरी खड़ी होकर वहाँ सब देख रही थी। अपने पिता के इस हुनर को देखकर वो बहुत प्रभावित होती है और अब अपने पिता के उस हुनर को सीखना ही सागिरी के जीवन का उद्देश्य बन जाता है। उसके बाद वक्त आगे बढ़ता है और सागिरी बड़ी हो जाती है और वो भी दोषियों को सज़ा देने लगती है, लेकिन वो कभी भी अपने पिता की तरह किसी भी दोषी को बिना दर्द की सज़ा नहीं दे पा रही थी और वही चीज़ उसका डर बनता जा रहा था। एक दिन सज़ा देने के बाद सागिरी अपने ब्लेड पर देखती है और उसे वहाँ पर अपने डर का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। उसके मन में ये डर बैठ चुका था कि वो जिसे भी मार रही है वो इंसान दर्द से गुजरता है। सागिरी अपने मन से इस डर को नहीं निकाल पा रही थी और ये डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सागिरी बिना किसी डर और हेजिटेशन के साथ अपने पिता की तरह दोषियों को सज़ा देना चाहती है। ये सब याद करते हुए वो एक आदमी के मुंह पर कपड़ा बांध रही थी और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि गाबीमारू था और वो किसी समुद्र के किनारे पर था। गाबीमारू के साथ और भी बहुत से दोषियों को रखा गया था जिन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी। यहाँ पर जितने भी क्रिमिनल थे वो सब एक से बढ़कर एक थे, सब अपने आप में ही काफ़ी खूंखार थे। वहीं पर शोगुन का एक गार्ड कहता है कि तुम सबको शिनसेन क्यों जाना है और एलिक्सिर ऑफ लाइफ लेकर वापस आना है। तुम में से जो भी ये काम करेगा उसे एक सर्टिफिकेट के साथ जीवन दान दिया जाएगा। जो सुनकर उन्हीं सब में बैठा एक आदमी सोचने लगता है कि अगर उसे जीवन दान मिला तो वो फिर से किलिंग कर सकेगा और ये सोचकर वो इंसान खुश होने लगता है। सागिरी उसे देख लेती है और उस इंसान के बारे में बताती है कि वो इंसान सिर्फ औरतों और बच्चों को ही मारता है बिना किसी कारण, केवल मज़े लेने के लिए। उसे देखते हुए सागिरी सोचने लगती है कि क्या मैं इस दुष्ट इंसान को बिना किसी डर और हेजिटेशन के सज़ा दे पाऊंगी। उसके बाद हम गाबीमारू को देखते हैं जो बैठे बैठे बोर हो रहा था और तभी उसी के पीछे बैठी एक लड़की उसे बुलाती है और कहती है कि तुम गाबीमारू द हॉलो हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम क्रिमिनल्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो, लेकिन दिखने में तुम अफवाहों से काफ़ी अलग हो। तुम काफ़ी पतले हो और तुम्हारी हाइट भी छोटी है। उसकी बातों को सुनकर गाबीमारू कहता है कि तुम्हारी आशाओं को तोड़ने के लिए मुझे माफ़ कर देना, और इनकी बातें सागिरी सुन रही थी। सागिरी ने भी गाबीमारू के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि गाबीमारू बहुत खतरनाक है, गाबीमारू ऐसा है, गाबीमारू वैसा है, लेकिन प्रेजेंट वाला गाबीमारू तो बिल्कुल ही अलग था। सागिरी गाबीमारू को ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि वो औरों के जैसा ही एक आम क्रिमिनल है या फिर सबसे अलग एक खूंखार हॉलो। सागिरी चेक करने के लिए अपने तलवार पर गाबीमारू का रिफ्लेक्शन देखती है और उसे सिर्फ खून दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर सागिरी हक्का बक्का रह जाती है। उसके बाद गार्ड्स सारे लोगों को आइलैंड के बारे में बताने लगते हैं कि वो आइलैंड एक पैराडाइज यानी कि स्वर्ग जैसा है। जो सुनने के बाद सारे क्रिमिनल्स बोलने लगते हैं कि ये सारी फालतू चीज़ें हमें पहले से पता है, अगर तुम उस आइलैंड के बारे में कुछ काम की बात बताओ तो हम सुने। उनकी बातों को सुन गार्ड्स उन सारे क्रिमिनल्स को अपने मुंह पर से कपड़े को हटाने के लिए कहते हैं और उसके बाद गार्ड्स उन लोगों को एक आदमी दिखाता है जिसके पूरे शरीर पर फूल उगाए थे। उस आदमी को दिखाते हुए वो गार्ड्स बताते हैं कि पिछली बार हमने 60 लोगों को उस आइलैंड पर भेजा था, जिसमें से सिर्फ यही जिंदा वापस आ सका था। जब ये आया था तब इसके शरीर पर सिर्फ अंकुर थे, लेकिन अगले ही दिन सब अंकुर फूल में बदल गए। हम अभी तक इसका कारण पता नहीं लगा सके हैं और आइलैंड को लेकर हमारे पास बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। गार्ड की बातों को सुनकर और उस आदमी को देखकर सारे लोगों में एक डर की लहर उठ पड़ती है और सब मना करने लगते हैं कि हम उस आइलैंड पर नहीं जाने वाले, हमें जिंदा रहना है, मरना नहीं है। जिनकी बातों को सुनकर एक गार्ड कहता है कि तुम सबको पहले ही मौत की सज़ा सुनाई गई है और तुम सब मरने वाले हो, हम तुम्हें मरने से पहले स्वर्ग जाने का मौका दे रहे हैं। उसके बाद उन्हीं सब में बैठा एक आदमी गार्ड से पूछता है कि तुमने कहा कि तुम्हें उस आइलैंड के बारे में कुछ भी पता नहीं है, अगर हम जिस चीज़ को खोजने के लिए जिस आइलैंड पर जा रहे हैं वो चीज़ वहाँ हुआ ही नहीं तो हम क्या करेंगे?
अगर हम खाली हाथ लौटे तो हमारे साथ क्या होगा। जिस पर गार्ड्स के पास कोई जवाब नहीं होता और वो कहते हैं कि बहाने बनाना छोड़ो, हम उस आइलैंड पर तुम सबको स्वेच्छा से भेज रहे हैं, हम ज़बरदस्ती तुम्हें वहाँ नहीं भेज रहे, जिन्हें पीछे हटना है वो हट सकता है। जो सुनकर एक आदमी वापस जाने लगता है, लेकिन तभी एक गार्ड उस आदमी का गला काट देता है और एक दूसरा गार्ड बताता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था कि तुम जिस वक्त से इस आइलैंड पर आए थे उसी वक्त से तुम सब पर निगरानी रखने के लिए तुम्हें एक मॉनिटर असाइन किया गया था। तुम सब पर एक मॉनिटर है जो तुम पर नज़र रखेगा और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हें उसी वक्त मार दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हें पहले ही मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है। इसलिए कोई भी होशियारी करने से पहले सोच लेना कि तुम्हारे साथ जो मॉनिटर है वो यामाडा क्लैन का मेंबर है। यदि कोई भी गलती करोगे तो तुम मारे जाओगे। ये सब बताने के बाद वो गार्ड एक और चीज़ बताता है कि हम तुम्हें उस आइलैंड पर भेजें उससे पहले तुम अपनी संख्या घटा लो। शिप पर ज़्यादा लोगों को लेकर नहीं जाया जा सकता, इसीलिए तुम्हें जाने के लिए अपने नंबर्स घटाने होंगे। और ये सुनते ही एक क्रिमिनल दूसरे को मार देता है और हमें पता चलता है कि नंबर्स कम करने का मतलब था इन्हें एक दूसरे को मारना होगा। और ये पता चलने पर तो वहाँ एकदम से भगदड़ मच जाती है और सारे लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। उनके हाथ बंधे हुए थे, इसीलिए वो लोग बहुत अलग अलग तरह से एक दूसरे को मार रहे थे, जो देखकर वहाँ का शोगुन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि वो बुढ़ाऊ हमेशा से ही ऐसी मारपीट देखना चाहता था। शोगुन वहीं पर एक गार्ड से पूछता है कि इनमें से रेड सील कौन कौन है। रेड सील्स उन क्रिमिनल्स के ऊपर था जो औरों से काफ़ी अलग थे और उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स थे। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि उनके पास सुपर पावर्स थी। गार्ड एक एक करके सारे रेड सील्स के बारे में बताने लगता है। कुल मिलाकर 5 रेड सील्स थे और वो गार्ड एक एक करके सबकी कुंडली शोगुन को बता देता है। उन 5 में से एक गाबीमारू भी था, लेकिन वो सबके बीच में काफ़ी शांत खड़ा था। वो किसी से भी लड़ नहीं रहा था और ना ही कोई सामने से उस पर हमला कर रहा था। सागिरी भी सबको देख रही थी और शांत खड़ी थी और उसके पास एक आदमी इज़न दोनों आकर कहता है कि सागिरी, क्या तुम ये सब देखकर सहम गई हो? मुझे पता है कि ये सब देखकर तुम्हें डर लग रहा होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें बंद नहीं होने वाली हैं, बल्कि और बढ़ने वाली हैं। जब तुम आइलैंड पर होगी तब ये सब तुम पर ही हमला करेंगे, तब तुम इन सबको मार सकोगी ना? तुम्हें ये जॉब सूट नहीं करता सागिरी, तुम एक लड़की हो, तुम्हें अपने घर पर बैठकर शांति से अपना जीवन बिताना चाहिए। और ये सुन सागिरी कहती है कि अगर मैं शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकती तो ज़रूर करती, लेकिन यामाडा क्लैन में जन्मा हर एक बच्चा अपना जीवन डेथ बॉडीज़ के साथ ही बिताता है। जिसके बाद हम सागिरी के एक पास्ट के सीन को देखते हैं। जब वो छोटी थी तो विलेज के बच्चे सागिरी को परेशान कर रहे थे और उसे पत्थर फेंक कर मार रहे थे और सागिरी को मर्डरर की बेटी कहकर पुकार रहे थे, जिस वजह से सागिरी बहुत परेशान हो जाती है और घर जाकर जब वो ब्लेड में अपना चेहरा देखती है तो उसे अपने चेहरे पर सिर्फ खून दिखाई पड़ता है, जिसके बाद से ही उसने ये काम करने का फैसला किया था। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और वो कह रही थी कि मैं चाहकर भी अपने सच से नहीं भाग सकती, मुझे ना चाहते हुए भी सच को स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि सच मेरे ब्लेड में मुझे दिख ही जाता है। फिर 3 क्रिमिनल्स सागिरी पर हमला करने लगते हैं क्योंकि उन्हें सागिरी की तलवार चाहिए थी इस जगह से भागने के लिए, लेकिन सागिरी उन तीनों को मार देती है। लेकिन मारने के बाद फिर से उसका डर उसके ऊपर हावी होने लगता है। लेकिन तभी सागिरी को गाबीमारू की आवाज़ आती है, जो सुन के वो फिर से होश में आ जाती है। गाबीमारू शोगुन से कह रहा था कि हमेशा लोगों को मारना अच्छा नहीं होता, क्या हम सारी चीज़ों को किसी और तरीके से हैंडल नहीं कर सकते? माना कि हम सब मर्डरर्स हैं, लेकिन फालतू में एक दूसरे को मारना, ये बात कोई सेंस नहीं बनाती। अगर हम किसी चीज़ को शांति से सुलझा सकते हैं तो स्वाभाविक तौर पर वही सही रहेगा, जिसमें हमें लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत ना हो। गाबीमारू की बातें गार्ड्स को पसंद नहीं आती और वो अनाउंस कर देते हैं कि जो भी इस इंसान गाबीमारू को मारेगा उसे आइलैंड पर भेज दिया जाएगा। जो सुनकर एक आदमी गाबीमारू को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो पहले तो गाबीमारू को एक पत्थर फेंक कर मारता है, लेकिन गाबीमारू उसे काफ़ी इजीली डॉज कर देता है। गाबीमारू उस इंसान को समझाने की कोशिश करता है कि हमें इस तरह से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम शांति से इस चीज़ को सुलझा सकते हैं। लेकिन फिर भी वो आदमी गाबीमारू की बात नहीं मानता, तो इस पर गाबीमारू कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो तुम्हारे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता।
जो सुन के वो आदमी कहता है कि लेकिन तुमने तो लोगों को मारना छोड़ दिया था ना। जिस पर गाबीमारू कहता है कि हाँ, मैंने लोगों को मारना तो छोड़ दिया है, लेकिन मैं खुद भी नहीं मरना चाहता, इसीलिए ना चाहते हुए भी अब मुझे तुम सबको मारना होगा और मुझे तुम सबकी मौत का कारण बनने का बोझ अपने सिर पर लेके घूमना होगा। ये चीज़ मुझे काफ़ी तकलीफ़ देती है, हाँ, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता। उसके बाद गाबीमारू उन सबको कुत्ते की मौत मारता है। वो अपने हाथों से ही लोगों को काट रहा था। लोगों को मारने का उसका तरीका इतना ब्रूटल था कि खुद शोगुन की भी फट जाती है। उन लोगों को मारता हुआ देख एक गार्ड कहता है कि ये तो मॉन्स्टर है, जिस पर दूसरा गार्ड कहता है हाँ वो है, वो एक हॉलो है। अंत में गाबीमारू बहुत सारे लोगों को मार देता है। सागिरी ने गाबीमारू की बातों को बड़े गौर से सुना था। अब सागिरी गाबीमारू को खुद से रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि सागिरी भी सबकी मौत का बोझ अपने सिर पर लेकर घूम रही थी। सागिरी को लगने लगता है कि गाबीमारू बिल्कुल उसी की तरह है। उसके बाद लास्ट में 10 लोगों को आइलैंड पर भेजने के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है और सबको एक मॉनिटर भी असाइन कर दिया जाता है। और सागिरी तो पहले से ही गाबीमारू की मॉनिटर थी ही। उसके बाद हम लास्ट सीन में देखते हैं कि सारे लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और गाबीमारू उस आइलैंड को देख रहा था। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।